हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगाकर पढ़ाई तो कर रहे हैं। राइट बच्चों, तो मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना मेरी आवाज को देखकर कि हाँ, आज थोड़ा सा तबीयत थोड़ा नरम है, लेकिन पढ़ाई के समय में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है ना। पढ़ना है चाहे समय कैसा भी हो, स्वास्थ्य जो है वो साथ देगा ही अगर हम हमारे अंदर क्या है, हिम्मत और जज्बा है। राइट, तो इसी जोश और जज्बे के साथ हम शुरू करेंगे अपना जो चैप्टर था उसका अगला लेक्चर। लेकिन उससे पहले पीछे हमने क्या पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन लेते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट बच्चों, तो जल्दी से फटाफट पहले तो क्लास को शेयर कर दो ताकि आपके साथ साथ अन्य बच्चे भी पढ़ सकें। राइट, फटाफट शेयर करो जल्दी से, और जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं वो सब बच्चे लाइक कर दें। अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर दें, ताकि इसमें आप लोगों का भी हित छुपा हुआ है, कभी कभी स्वार्थी भी होना चाहिए। राइट, तो फटाफट 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 जल्दी से शेयर करो क्लास को, ताकि हम अपना टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस कर सकें, ताकि टॉपिक जितने भी अब पीछे हुए हैं वो भी क्लियर हो जाए, आगे आने वाले टॉपिक्स भी क्लियर रह जाए। जल्दी से शेयर करो फटाफट, बिना टाइम को गवाए जल्दी शेयर करेंगे। ओके, तो चलते हैं, हम पीछे जो पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने अभी जो शुरू किया है वो है अपना चैप्टर कौन सा, तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्म, जिसमें अपन ने तत्वों के बारे में पढ़ा। तत्व के बारे में पढ़ते हुए हमने एसपीडी ब्लॉक क्या होते हैं, तत्वों का जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें वर्गीकरण कैसे होता है, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ तक हमने उनके अंदर जो गुण हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है। राइट, आपने देखा है, आपने उनको पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो बेटा अब समय नहीं है, जल्दी से कमर कस लो जल्दी, और कॉपी पेन को अब आंखों के आगे से नहीं हटाना है, ताकि जो चीज आप पाना चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए। कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम हासिल ना कर सके, बस कमी है तो अपने जज्बातों में, कि हम उतने दृढ़ संकल्प नहीं कर पा रहे हैं कि हम वहां तक पहुंच सके। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि जोश और उमंग वैसा ही रखो, ताकि आप अपने जो भी टारगेट्स हैं उन्हें पूरा कर सकें। ओके, तो आपको मालूम चल गया हमने पीछे क्या पढ़ा है। अब हम शुरू करेंगे आगे, जो अपन ने ब्लॉकों में उनका क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अपने पास जो तत्व हैं उनमें से वो तत्व जिनके अपन गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे, एसपीडीएफ, उनमें से कौन कौन से तत्व किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक नजर उस पर। आज हम पढ़ेंगे प्रतिनिधि तत्व क्या होते हैं, तत्वों के आवर्तित गुणधर्म क्या होते हैं, आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। साथ ही इन टॉपिक को हम ऐसे भी पढ़ेंगे कि अगर आप वर्ग, समूह या यूं कहूं आवर्त में कैसे ऊपर से नीचे बाएं से दाएं चलते हैं तो इनका इफेक्ट पड़ता है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही आगे हम लास्ट में क्वेश्चंस भी इनके रिलेटेड करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। राइट, तो ये सब चीजें पढ़ने के लिए लास्ट तक जुड़े रहना है। जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं। एक बात और, टॉपिक पे आने से पहले आप बच्चे कमेंट करते हैं, वो मैं पढ़ती हूँ बहुत सीरियसली, मैं बहुत अच्छे से उनको देखती हूँ कि मेरे बच्चा क्या पूछ रहा है। बेटा कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सिलेबस मैम हो जाएगा क्या। आप विश्वास रखो, और वो ज़्यादा कहते हैं ना, वो टेंशन ज़्यादा हमें है कि हमारे बच्चों का सिलेबस हमें कब तक पूरा कराना है। आपका केवल इतना ही फर्ज है अभी कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको उतनी शिद्दत से पढ़ो जितनी शिद्दत से हम पढ़ा रहे हैं, बस। राइट, वहां तक पढ़ना शुरू कर दो।
जितना मैंने करवाया है उतना करो, जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो करो। मैं कहूँ उससे बाहर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए आपको वो चीजें वैसी ही पढ़नी पड़ेगी। करेक्ट? बात समझ में आ गई? तो जितने ही बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिलेबस हमें पूरा करना है, अभी हमारा हुआ नहीं, अरे हो जाएगा, यू डोंट वरी। लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी है। पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी। तो पढ़ते रहो, बस सिलेबस अपने आप होगा। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा इतना अनुभव है कि हमें पता है कि हमारे बच्चों के एग्जाम यदि फरवरी में है तो हमें सिलेबस जो है वो दिसंबर में करवाना है। जनवरी में हम रिवीजन कराएंगे, फरवरी में बच्चा एग्जाम देगा। हमने पूरा शेड्यूल तैयार किया, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू हमसे जुड़े रहना है। राइट? तो ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं। अब चलो शुरू करो पढ़ना। तो आपके सामने एक आवर्त सारणी नजर आ रही है। हमने बेटा प्रतिनिधि तत्व के बारे में पढ़ना है, पहला टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवर्त जो सारणी है, राइट, ये जो आवर्त सारणी है बेटा, इसके अंदर ये जो ग्रुप है, राइट, ये जो तत्व है और ये जो ग्रुप है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ये S है, ये P ब्लॉक है, ये D है और नीचे जो है वो F ब्लॉक है। इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बात क्लियर भी है। लेकिन SP ब्लॉक को कौन से तत्व कहा गया, D को कौन से तत्व कहा गया? वैसे तो बताया गया है S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं, F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? बट ये कॉन्सेप्ट में S और P को भी क्या कहते हैं, नीट और जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बात समझ में आएगी। अब S और P को इंडिविजुअल मिलाकर क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपना, जिसका नाम है क्या, प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्व का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दो। जैसे अपने पास S और P ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो उन तत्वों में क्या होता है कि जो बाह्यतम कक्ष होता है, क्या होता है बेटा, बाह्यतम जो कक्ष होता है और जो उसके अंदर आंतरिक कक्ष होता है। राइट? कैसे मैडम? अच्छा, ये रहा, ठीक है, ये कक्ष हो गए। अगर इसमें n की बात करूं तो n-1 भी तो है, राइट? तो अपन देखते ये n है तो ये n-1 है, और ये यहां पर एक मैं और बना दूं तो वो हो जाएगा क्या आपका, मैं ठीक से बना देती हूँ ताकि मेरे बच्चों को चीजें क्लियरली दिखाई दे। ओके, तो देखो बेटा, ये हो गया कक्ष 1 2 3, राइट? ऐसे बहुत सारे कक्ष होते हैं। तो ये n हो गया, n-1 हो गया, n-2 हो गया, ठीक है? ये हो गया बाह्यतम कक्ष, यस, और ये हो गया आंतरिक कक्ष, ठीक है? बाह्यतम कक्ष तो क्या हो, पूर्ण पूरित हो, लेकिन आंतरिक जो कक्ष है वो अर्धपूरित हो। ठीक, जिन तत्वों में ये गुण पाया जाता है वो तत्व किसी दूसरे के साथ जुड़कर अपना ही गुण दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्षारीय तत्व लिया Na और उसके साथ में आपने वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व किया तो अपने पास NaOH बना, है ना? ये जनरल रिएक्शन है। तो अपने पास ये क्या बना, क्षार बना ना? हाँ या ना? बात समझ में आई? यस और नो? जैसे लिथियम लिया, लिथियम की रिएक्शन H2O के साथ कराई, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना, राइट? क्षारीय यौगिक बना। यानी जब कोई तत्व दूसरे के साथ जुड़कर अपने ही गुण को प्रदर्शित करे, इट मीन्स उसका प्रतिनिधि है वो, यानी कि उसको अपना गुण जो है वो दे रहा है, इसीलिए इन्हें कहा गया प्रतिनिधि तत्व। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये हो गया आपकी, ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रतिनिधि तत्व कौन से होते हैं, जो अपना गुण दूसरे में दिखाई रखते हैं, है ना? वो उसके ऊपर प्रभावी होते हैं। क्लियर? बात समझ आई? अब चलते हैं हम आगे। तो ऐसे तत्व जिनमें बाह्यतम कक्ष पूर्ण पूरित हो और आंतरिक कक्ष क्या हो, अर्धपूरित हो,
अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, बाह्यतम कक्ष जो है वो तो हो अर्धपूरित और आंतरिक कक्ष क्या हो, पूर्ण पूरित हो। क्या हो भाई, पूर्ण पूरित। ठीक है, तो उन्हें कहा गया क्या, उन्हें कहा गया प्रतिनिधि तत्व। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई। तो ये अपना गुण प्रदर्शित कर देते हैं, वो क्षारीय तत्व होते हैं। और जो क्या हो, पूर्ण पूरित की जगह क्या लिख देना, अर्धपूरित, और आंतरिक कक्ष पूर्ण पूरित हो। क्लियर। अब ऐसे तत्व कौन से हैं, राइट, वो चेक करेंगे। तो अपने को इसकी परिभाषा की ओर एक बार बढ़ ले ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। तो अब देखो भाई, आइए, तो सबसे पहले लिखा है कि 4 धातु समूह है, फर्स्ट सेकंड 13 से 17 प्रतिनिधि तत्व बनाते हैं। प्रतिनिधि तत्व समझ में आ गया, जो अपना गुण दूसरे में दिखाते हैं, जो प्रभावी होते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले, राइट, वे एस व पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, दूसरा है प्रतिनिधि तत्व, एक आवर्त सारणी जो है आपकी इस तरह की, उस आवर्त सारणी को 2 भागों में बांटा है, प्रतिनिधि तत्व और बेटा क्या, संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो केवल डी का डी में ही ट्रांजिशन देते हैं, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा। इनमें एफ ब्लॉक के तत्व भी आ जाते हैं, जिन्हें एक्टिनोइड और लेंथेनोइड कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा, एक आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम समझ में आ रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास में 1A फर्स्ट, सेकंड और ये, तो ये कह रहे हैं कि अपन ने भी बात की थी ना कि अपने पास बाह्यतम कोश अपूर्ण हो, आंतरिक कोश पूर्ण पूरित हो। तो ध्यान रखो, बाह्यतम कोश क्या हो, अपूर्ण, जो केवल और केवल किस में होता है, इस फर्स्ट सेक्शन में ही होता है। ठीक, इन सब में केवल यहीं तक होता है, क्योंकि ये तो पूर्ण पूरित है। हाँ या ना, बात समझ आई। बाह्यतम कोश अपूर्ण जो है वो केवल एस में ही तो है, फर्स्ट कोश में ही तो है। आप देख सकते हैं किसी का भी लिख के, जैसे सोडियम है, तो सोडियम में क्या होता है, 1s2 2s2 2p क्या 6 10 हो गए 11 ना, 3s1। आंतरिक कोश पूर्ण पूरित है, बाह्यतम कोश अर्धपूरित है या अपूर्ण है। क्लियर, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, प्रतिनिधि तत्व। सेकंड को नहीं, क्यों नहीं, ये यहाँ लिख तो रहा है लेकिन ये अपवाद है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि आप किसी का भी लिखें, जैसे लिथियम है, बोरॉन है, बेरिलियम है, सॉरी, तो बेरिलियम में कितना होता है, 4 परमाणु का, 1s2 2s2, राइट, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों ही पूर्ण पूरित है, इसलिए प्रतिनिधित्व नहीं है। ये किसी के साथ जुड़ेंगे तो अपना लक्षण कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इनके पास ना तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, ना ये ले सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो तत्व होते हैं उनमें क्या होता है, अगर आप 2s के बाद में 2p लिख भी दें तो 2p खाली है। ठीक है, तो इस वजह से इसने अपवाद स्वरूप ये बात कही है कि क्षारीय जो समूह होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेकंड ब्लॉक वाले भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, बट मेनली कौन होते हैं, फर्स्ट वाले। ओके, क्लियर। अब इसमें भी बात समझ में आ गई, यही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ लगना है। ये बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। फिर संक्रमण तत्व तो पता ही है कि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं जो बीच में रखे गए हैं, 3D 4D 5D 6D। ओके, डन, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चे कहते हैं कई बार मैम आप साइड हो जाए तो हम स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब आप देख रहे हैं तो उस समय वहां पर रोक करके उस चीज को देख सकते हैं, ताकि आप अपने नोट्स में इन चीजों को उतारना जरूर। बच्चों पता ही नहीं होता है, पता है जब नीट देने जाते हैं ना, वहां पर बच्चों को पूछा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं, बच्चा सोच जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट होता क्या है। ये जो प्रतिनिधि तत्व होते हैं ना, इन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। ओके, तो ध्यान से
एस और पी ब्लॉक के तत्वों को हम मेन ग्रुप कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनके साथ रिएक्शन करते हैं उसमें अपना लक्षण शो करते हैं। क्लियर? चलें आगे। ओके, डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। चलते हैं आगे। अब आता है आंतरिक संक्रमण तत्व। ये तो सब जानते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को लेंथेनॉइड, एक्टिनम के बाद आने वाले तत्वों को एक्टिनॉइड तत्व कहा जाता है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेंथेनॉइड तत्व होते हैं। लेंथेनम के बाद जो तत्व आते हैं वो लेंथेनॉइड, एक्टिनम के बाद आते हैं वो एक्टिनॉइड होते हैं। उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम। मुझे आज भी याद है बच्चों, जब मैं खुद 11th में थी तो ये क्वेश्चन आया था, ट्रांस यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। तो उस समय भी ये क्वेश्चन आया था जहां हमने किया था, और ये क्वेश्चन जो है वो मेरा गलत हुआ था। और भविष्य में आज तक जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है 10 सालों में, आज तक किसी बच्चे ने गलत नहीं किया, क्योंकि जो सीख मैंने अपनी गलती से ली वो मैंने बच्चों में ट्रांसफर की है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है। ट्रांस यूरेनियम तत्व, यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को, जैसे लेंथेनॉइड है तो यूरेनॉइड कहना चाहिए ना, बट नाम ट्रांस यूरेनियम है। ओके, तो बात क्लियर हो गई। तो याद रखना, आप भी कहते हैं चीजों को भूल जाना चाहिए, जो हो जाए पास उसे भूल जाओ। हाँ भूल जाओ, लेकिन उससे जो मिली सीख है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। क्लियर हो गया टॉपिक। जैसे अपने पास लेंथेनम है तो लेंथेनॉइड के बाद में ये आता है ना सीरियम, पैरासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गोडोलिनियम, है ना। इस तरह के सारे तत्व जो हैं वो क्या कहलाते हैं? लेंथेनॉइड तत्व कहलाते हैं। वहीं पर एक्टिनम सीरीज जो होती है, एक्टिनम के बाद आते हैं अब यूरेनियम, ये रहा। इस यूरेनियम के बाद वाले तत्व हमेशा क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन यहाँ पर देखेंगे। चलो यही भी बता देती हूँ कि जो अपन एक्टिनॉइड तत्वों को पढ़ते हैं तो इनमें लगभग सभी तत्व जो होते हैं वो पता है क्या होते हैं बेटा? वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखना, लगभग लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की जो सीरीज में जो तत्व हैं वो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए चलते हैं आगे की ओर, जरा देख लेते हैं। अब अपने पास है अपना अगला टॉपिक, आवर्त सारणी में आवर्त गुणों का रुझान। अच्छा, आवर्त सारणी में आवर्त गुण का मतलब क्या? जरा ध्यान दो। आवर्त गुण का मतलब होता है कि जब आप आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं तो उस आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जब आप जा रहे हैं तो उनके आकार में कैसा परिवर्तन होता है, उनकी ऊर्जाओं में क्या परिवर्तन होता है, ये आवर्तित गुण है। आवर्तित मतलब गुणों में रिपीटेशन जब होता है ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, कैसे, कौन से गुण है वो जो रिपीट हो रहे हैं, क्लियर, उनको डिस्कस करना होता है। तो दिमाग में चीजों को क्लियर रखो। बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैडम हम जब पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको टॉपिक का बेसिक पता है तो मैंने बता दिया है, आवर्तित गुण मतलब ऊपर से नीचे बाएं से दाएं क्या परिवर्तन होता है किसी भी गुण में, तत्वों के अंदर, तो वही उसका आवर्तित गुण है। राइट, बात क्लियर हो गई। तो फटाफट देखेंगे जल्दी से अपन कि अपन सबसे पहले देखेंगे भौतिक गुणों में रुझान। भौतिक गुण बाहर से देखकर जो चीजें पता चल जाती है। राइट, परमाणुवीय त्रिज्या। राइट, परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है? इसे नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी शेल तक की दूरी के रूप में मापा जाता है। ठीक, अब सोचो परिभाषा से कैसे होगा। आओ इधर देखो, एक परमाणु है, इसका नाभिक और इसका कक्ष, ठीक है बेटा। तो अब कहा गया कि इस नाभिक से बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणुवीय त्रिज्या। कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी, जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए, खाली तो कोई कक्ष होगा ही नहीं, जब वो खाली होगा तो वो वहां से हट जाता है। डन। तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन हो तो वो बाहरी कक्ष जो है उनके बीच की दूरी क्या होती है बेटे?
हमेशा परमाणुविक त्रिज्या, परमाणु में परमाणु त्रिज्या, राइट, अणु में आणविक त्रिज्या। क्लियर? चलते हैं आगे। तो कहा इस त्रिज्या को नाम दिया गया अलग अलग। साझा, देखकर अगर कोई परमाणु है वो साझा कर रहे हैं तो सहसंयोजक त्रिज्या हो गई, फिर आयन है तो आयनिक हो गई, वॉन डेर वाल त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। ये क्या होती है जरा एक बार नजर डालते हैं। तो अब अपने को जब त्रिज्याएं पढ़नी है तो अपन देखेंगे यहाँ पर कि अपनी आवर्त सारणी में ये जो त्रिज्याएं हैं, जब अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास कोई भी त्रिज्या है, या यूं कह दूं कि कोई भी आकार है परमाणु का, है ना, ये इतना है, फिर एक कक्षक बड़ा, फिर दूसरा बड़ा, तो बेटा आप जान रहे हैं ना कि नाभिक से दूरी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो परमाणु क्रमांक ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, हाँ या ना? कितना, मैंने पीछे कितना बताया था, कमेंट में बताओ। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है, जल्दी बताओ कौन सा था? 2, 8, 8, 18, 18 और 32, यस और नो? यानी कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जब तत्व में बदलता है, यहां से यहां आने में, यहां से आने में कितना चेंज है भाई। तो आकार में ज्यादा वृद्धि होती है, जबकि बाएं से दाएं आकार में कमी होती है, क्योंकि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है। राइट, बात समझ में आ गई? तो इसलिए कहा जाता है कि ये सब चीजें जो होती हैं इनमें अपन ये देखते हैं कि तत्वों की जो त्रिज्याएं होती है वो किस तरह इफेक्टेड होती है। ओके, चलते हैं। तो सबसे पहले बताया है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, जरा ध्यान देंगे। अपने पास कोई परमाणु है, परमाणु ए, ठीक, परमाणु लिखा है, सेकंड परमाणु ही है, ठीक ठीक। इन परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा हमेशा क्या कहलाएगा, सहसंयोजक। पर ये क्या होने चाहिए, उदासीन। क्या होने चाहिए, उदासीन। हमेशा उदासीन जब परमाणु है तो उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। सेकंड क्या है, आयनिक त्रिज्या। अब जो आपने परमाणु लिया है वो धनायन होगा या फिर ऋणायन। अगर परमाणु आयनित है, आयन का मतलब होगा क्या, धनायन या फिर ऋणायन। या तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, दान कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। राइट, बात समझ में आ गई? तो कहा गया कि धनायन और जब ऋणायन हो तो उन आयनों में, ये भी आयन है और ये भी आयन है, तो आयनों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है, आयनिक त्रिज्या कहलाता है। देखो क्या कह रहा है, आयन के नाभिक से दूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इसे आयनिक बंध भी कहा जाता है। ये बंध जो इनके बीच में है इसे हम क्या कह सकते हैं, आयनिक बंध भी कह सकते हैं, आयनों के बीच की दूरी। राइट, धनायन है, ऋणायन है, उन आयनों के, चाहे प्लस है दोनों, चाहे माइनस है दोनों, तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा आयनिक त्रिज्या होगी। या फिर सीधा भी कह सकते हैं, किसी भी पर प्लस चार्ज वाला है तो इसके बाह्यतम कक्ष से आंतरिक कक्ष के बीच की दूरी, या नाभिक से बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी, बस वो क्या होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? यस और नो जल्दी से कमेंट में बताएंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलते हैं आगे। अगला आता है वॉन डेर वाल्स रेडियस यानी त्रिज्या। वॉन डेर वाल त्रिज्या पता है क्या होती है, वॉन डेर वाल त्रिज्या होती है बेटा क्या, गैसीय अणु, गैसीय अणु। अब गैसीय अणु क्या हुआ, जैसे कि H2 है, समान H2 तो यहां लिख दिया ये H2 अणु है, ठीक है, ये भी H2 अणु है। ये अणु बना कैसे, जरा ध्यान दो। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, आ जाओ। चलो इसको हटाओ। यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास ये, ठीक, ये अणु, इसमें 2 परमाणु हैं, जिसमें ये
2 परमाणु है, ठीक। अब ये दोनों फ्यूज हो गए और ये बन गया एक अणु, ये भी फ्यूज हो गए और ये बन गया अणु। यस और नो? अब इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वॉन डेर वाल्स त्रिज्या दूरी का आधा। अणुओं के बीच, अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाता है, जैसे नोबल गैसें। पर कौन सी सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? सहसंयोजक परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। 2 परमाणु है, राइट? समझ में आ गई बात? ऐसे ही आपके पास आयनिक त्रिज्या में भी क्या होता है? 2 आयनिक परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा या नाभिक से बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी हमेशा क्या कहलाती है? कौन सी? आयनिक त्रिज्या। क्लियर? चलूं आगे? ओके, अच्छा ये समझ में। धात्विक त्रिज्या क्या होती है? आ जाओ। धात्विक त्रिज्या क्या होती है? वही, कोई भी परमाणु है पर वो धातु होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में नहीं, धातु होना चाहिए। उस धातु के बाह्यतम कक्ष से नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या कहलाती है। या यूं कहूं, 2 धातुओं परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कह सकते हैं? अच्छा लिख दूं यहाँ, ये लो, ये धातु है परमाणु, ये भी धातु परमाणु, धातु परमाणु, ये भी धातु परमाणु, ठीक है। इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? वॉन डेर वाल्स त्रिज्या, राइट? बात समझ आई या नहीं? क्लियर हो गया टॉपिक? ओके डन। आ जाओ जी, आ जाओ, फटाफट उतारो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा। आइए बच्चों, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, हमेशा एक ही बात ध्यान रखो, परमाणु क्रमांक समानुपाती परमाणु त्रिज्या। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता, कभी भी नहीं। सच चैलेंज फॉर यू, रियली कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, राइट? तो ये बच्चे जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? ठीक है, तो आकार बढ़ता है, आकार क्रमांक बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ना ही तो त्रिज्या है, त्रिज्या बढ़ेगी। क्लियर? बात समझ में आई? तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक अवधि में भिन्नता, एक अवधि के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती। ध्यान दो बच्चों, आ जाओ। क्यों घटती है? ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, पता है क्यों? बाएं से दाएं अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर क्या होता है पता है? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखा सकती हूँ, देखो इधर देखो, अपने बाएं से ऊपर से नीचे आओ, ऊपर से नीचे आओ, 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? बस, लेकिन ये सब बाह्यतम कोश में ही बढ़ रहे हैं, आंतरिक कोश में नहीं। लेकिन जब आप ऊपर बाएं से दाएं जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ठीक है? जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और वो एक ही कोश में बढ़ रहा है, राइट? तो क्या होता है? धीरे 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 क्या होता है कि आंतरिक कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं और अंदर वाले कक्षों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन से दूर होंगे और आंतरिक कक्ष से अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो क्या होगा? उससे क्या होगा? संकुचन पैदा होगा, तो आकार में क्या आ जाती है? एक प्रकार की कमी हो जाती है। क्लियर? बात समझ में आई? यस और नो? फटाफट बताओ। तो ही कहा गया कि बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है और ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है।
किसकी तुलना में, इन ऊपर से नीचे इनकी तुलना यदि आप करें तो ये आपको कमी दिखाएगा और ये वृद्धि। ऐसा नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ती है, लेकिन इसकी तुलना में कम, तो कमी बताई गई है। क्लियर, बात समझ में आई? तो अब मैं यहाँ पर यही बात बताने वाली थी। क्लियर, तो आ जाओ। तो अब ये कह रहे हैं कि समूह में भिन्नता आवर्त प्रत्येक समूह में तत्वों की परमाणु त्रिज्या नीचे की ओर आने पर क्या होती है, बढ़ती है। आयोनिक त्रिज्या, किसी आयन की बात करें तो आयनिक त्रिज्या का अनुमान आयनिक क्रिस्टल में पिंजरों और आयनों के बीच की दूरी के बराबर लगाया जाता है। सामान्य तौर पर तत्वों की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के समान प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, यानी परमाणु त्रिज्या समानुपाती आयनिक त्रिज्या। मतलब किसी आयन की त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर कम होती है, बढ़ती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट। समझ आई कि नहीं? जल्दी 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 मेरे लाल गोपाल, जल्दी बताओ बेटा। हो गया? ओके, आ जाओ। अब आयन में दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैटायन होते हैं और एक होते हैं एनायंस। कैटायन में क्या होता है, अच्छा बाद में बात करेंगे, चलो पहले इनको देख लेंगे। एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में कैटायन बनता है। कैटायन का मतलब होता है धनायन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटायन। ठीक है भाई, ओके। वहीं पर एक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से एक आयन होता है। आयन की त्रिज्या परमाणु के उस आयन से हमेशा बड़ा होता है। ध्यान दो, एक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से एक आयन होता है। आयन कौन सा आयन, ऋणायन होता है, और आयन का त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से हमेशा ज्यादा होती। कैसे, सुनेंगे ध्यान से। अच्छा बेटा ध्यान करना, सोडियम, ठीक है, और एक Na+, ठीक। इसका परमाणु क्रमांक 11 है, इसका एक दे दिया तो 10 है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ध्यान दो, 1 2 3 कक्ष बन रहे हैं, 1 2 ही बन रहे हैं। देखो 2 3 3 6 7 8 10 और 1 11, ठीक है, 2 ये 8। हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक, बताओ किसका आकार कम है। अगर आप कैटायन बना रहे हैं, धनायन बना रहे हैं, तो उस समय उदासीन परमाणु जो है, उदासीन परमाणु का आकार सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, आयन से, राइट। वहीं पर यदि ऋणायन की बात करूं, किसकी, ऋणायन की बात करूं, तो जरा ध्यान देना, अगर मेरे पास क्या हो, क्लोरीन हो और क्लोरीन माइनस हो, ये थे 17, एक इलेक्ट्रॉन -1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो ये हो गया 18, ठीक। 17 भरो इलेक्ट्रॉन, 2 8, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 और 18। हाँ या ना, तो इसकी तुलना में इसका आकार क्या होगा, बड़ा। हाँ या ना, जल्दी बताओ क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इसलिए कहा गया है कि धनायन का आकार उदासीन परमाणु से हमेशा कम, जबकि ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। रीजन तो आपको मालूम चल ही गया है। क्लियर बेटा, मालूम चल गई तो फटाफट फटाफट उतारेंगे और जल्दी से कमेंट में लिखेंगे यस मैम। अरे चुप चुप,
अंगुली मुंह पर रखो, अभी हाथों से काम हो रहा है, मुंह से नहीं, मुंह पे बात नहीं करनी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, एक क्रम लिख के दिखाओ फटाफट कमेंट में सब बच्चे अपने। Na बोरॉन, B+, Cl-, Cl+, Na+, इन सब का क्रम लिख के बताओ। मैं जब जाऊंगी ना क्लास में लास्ट में, तब मैं इसका आंसर बताऊंगी। फटाफट इनका क्रम बताओ, कौन किससे बड़ा, कौन किससे छोटा, किसकी त्रिज्या सबसे कम, किसकी त्रिज्या ज्यादा। जल्दी। सोडियम बोरॉन, बोरॉन प्लस क्लोरीन माइनस, क्लोरीन प्लस सोडियम प्लस। जल्दी 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 फटाफट बताओ, जल्दी से जल्दी, क्विकली आंसर करो। ओके, चलो जी आ जाओ। अब चलते हैं अपन आगे। ये तो सब समझ में आ गया आपको, फटाफट आप उतारेंगे जल्दी से ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। अब मैं देखती हूँ आगे। अब ये कह रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, सेकंड चैप्टर में भी मैंने ये सब क्लियर किया था कि जो सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। बस आप मुझे इस क्वेश्चन में इतना बता दें कि इनकी जो त्रिज्या है उसका त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम बता दें, बढ़ता हुआ क्रम इनका त्रिज्याओं का। जल्दी। और ये क्वेश्चन 101% एग्जाम में आएगा, 101%। त्रिज्याओं का क्रम बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, चलो आगे आ जाओ। आओ देखें। अब कह रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनिक ऊर्जा क्या होती है, आयनिक ऊर्जा क्या होती है। जरा ध्यान दो। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, वही क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनाइजेशन, आयनन, आयनन क्या कहलाता है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। राइट, बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया। अब आवश्यक ऊर्जा, जैसे आपने कहा एक धातु है और ये M+ में कन्वर्ट हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, निकल गया, तो इसने जो ऊर्जा ग्रहण की है, जो ऊर्जा प्लस में इस तरफ लिखी गई है, वो ऊर्जा ही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनीकरण तापीय धारिता की इकाई केजी पर मोल है और आयनीकरण क्षमता की इकाई प्रति परमाणु इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे ईवी से भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। चलिए आओ। अब ये कहता है क्रमिक आयोनाइजेशन एनर्जी। जरा ध्यान दो। कोई परमाणु है बेटा, उसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इस प्रकार एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा वो ग्रहण करता है, वही उसकी क्रमिक आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है क्रमिक आयनन ऊर्जा, क्या कहलाती है, जब किसी परमाणु में क्रम से या क्रमागत रूप से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, तो वह उसकी क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा, क्रमिक आयनन ऊर्जा कहलाती। एक निकला तो केवल आयनन ऊर्जा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो क्रमिक हो जाती है। क्लियर। इसको उतार लेना साथ साथ में ताकि बातें क्लियर हो जाए। तो अब परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा कह रही है गैसीय परमाणु, गैसीय परमाणु मतलब होता है उदासीन परमाणु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है या एक के स्थान पर एक के बाद एक निकाला जा रहा है, तो क्रमिक आयनीकरण एंथैल्पी के रूप में उसे पहचाना जाता है। क्लियर। तो अपन आपके सामने एक डायग्राम दी, एक फोटो आ गया है जिसमें एक एल्यूमिनियम है, राइट। अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 13 होता है, राइट। अब इसके बाह्यतम कक्ष से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पर ध्यान दो, पहले ध्यान दो, ये
यहाँ पर अपने ने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 2, 1 2 3 4, फटाफट भरो, 5 6 7 और 8, 10 हो गए। इसके बाद में कितना हुआ बेटा? 1 2 और 3, 13 हो गए। ठीक, आपने इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था तो उदासीन था, फटाफट इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही दिया तो इसकी एनर्जी कितनी आई? 557। इसने क्या किया? इतनी ऊर्जा ग्रहण की, इतनी सी ग्रहण की और इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। ठीक, जैसे ही ये आयनित हुआ, प्लस चार्ज कह रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं नहीं देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन क्या करें? हम इलेक्ट्रॉन निकालें, तो कमी है। सोचो कि आपके पास 5 रुपए थे, कोई आया कि मेरे को जरूरत है, मेरे को चाहिए पैसे, सपोज छोड़ो 5 रुपए नहीं, 20 रुपए 40 रुपए हैं। ठीक, अब किसी ने रोता हुआ आया कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो। आपने उसको 20 रुपए दे दिए कि चल पी ले पानी। 40 रुपए थे, 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल खरीद ले, उसको दे दिया। उस समय कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उसने आपको इंसिस्ट किया और आपने कर दिया। लेकिन अब है आपके पास केवल कितने? 20 रुपए। आपको भी पानी चाहिए और दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ कि मेरी जान निकल जाएगी, मुझे पानी पीना है, आपको भी पीना है। अब वो बहुत अपनी ऊर्जा लगाएगा 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 लगाएगा, तब जाके आप उसे वो 20 रुपए दोगे। चलो मेरी जान तो नहीं निकल रही है, पर इसकी तो जान ही निकल रही है, तो मैं दे देता हूँ, राइट। तो इसमें ऊर्जा थोड़ी ज्यादा दी। अब ये कह रहा है कि जैसे ही +2 हुआ तो +3 में जब जाएंगे तो वो और ज्यादा एनर्जी, अब तो उसके पास बहुत कमी हो गई भाई, अब नहीं कर सकता वो ये काम, राइट। तो अब इसकी ऊर्जा क्या होगी? इतनी। तो देखो, सबसे ज्यादा ऊर्जा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर, दूसरा और सबसे कम ऊर्जा पहला इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इतना समझाया है। तो फटाफट फटाफट बराबर जल्दी से उतारेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए। ओके बेटा, जल्दी 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 चले। आइए जी, आगे कह रहा है आवर्त सारणी में आयनन जो एंथैल्पी होती है उसका बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? जैसे परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में क्या था? ऊपर से नीचे बढ़ती है, बाएं से दाएं घटती है। इसका मैंने रीजन भी बता दिया। अब आयनन ऊर्जा में भी सिमिलरली है कि ऊपर से नीचे आएंगे, तो आवर्त में जब अपन क्या करते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं। एक तो ये आपके से कलर भी नहीं चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो क्या होता है? तो आयनीकरण एंथैल्पी कम। पूछो क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि क्या होता है, जब अपन देखते हैं कि आयनीकरण एंथैल्पी होती क्या है, आयनन एंथैल्पी होती क्या है? आयनन एंथैल्पी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो जब आकार बड़ा होता जाएगा तो नाभिक से अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और जैसे ही अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो थोड़ी सी ऊर्जा दी कि इलेक्ट्रॉन बाहर। हाँ या ना? यस और नो? जल्दी कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ मेरे गोपालों। बातें बहुत करते हो बच्चों, तुम बातें बाद में कर लेना यार, तुम पहले पढ़ाई कर लो। चलो जल्दी। क्लियर? बात समझ में आई? तो आसानी से निकल जाता। ऊपर से नीचे तो ऊर्जा कम, जबकि बाएं से दाएं जाए तो ऊर्जा ज्यादा। क्यों? क्योंकि आकार में कमी, नाभिक से आकर्षण ज्यादा, और आकर्षण ज्यादा की वजह से ऊर्जा भी ज्यादा। ओके, यस और नो? ऊर्जा क्या चाहिए? आकर्षण क्या होगा? चलो मिटा देते, मेरे बच्चों को कहीं दिक्कत ना हो जाए। आकर्षण क्या होगा? कम। ठीक है, आकर्षण ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा। आकर्षण कम, ऊर्जा भी
ओके डन, बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो चलते हैं आगे, फटाफट देखते हैं जल्दी से कि ये परिभाषा, जल्दी से आप इसको उतारेंगे। जिन्होंने इस प्रकार समझा है उनको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ए पीरियड, यानी कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि परमाणु भार बढ़ता है और परमाणु आकार घटता है। बाएं से दाएं, सही है? बाएं से दाएं तो क्या हो रहा था, आकार में कमी, तो ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि, आकर्षण क्या होगा, ज्यादा। समझ आ गई? सेकंड, ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऊपर से नीचे आयनीकरण एंथैल्पी जो है वो कम, क्यों कम हो जाती है, क्यों हो जाती है कम, क्योंकि आकार में वृद्धि होती है, आकर्षण कम होता है। आकर्षण कम होने की वजह से क्या हो जाता है, आकर्षण कम होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। क्लियर? यस और नो? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी, और उतारेंगे फटाफट फटाफट। ओके, अब चलती हूं मैं आगे। अब ये कह रहा है किसी भी समूह के आयनीकरण में कमी के कारण निम्नलिखित कारकों का इफेक्ट होता है। ऊर्जा के अणुकक्षकों में वृद्धि। भाई ये कह रहा है कि जो आयनीकरण है उसमें कमी, यानी आयनन जो ऊर्जा होती है उसमें कमी जब आती है तो वो उसका कारण हो सकता है आकार में वृद्धि, राइट है, और इलेक्ट्रॉनों की क्रमिक वृद्धि के कारण स्क्रीनिंग प्रभाव का इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है परिरक्षण प्रभाव। देखो जरा ध्यान देना अपने पास, अच्छा एक डायग्राम है यहाँ पर, उससे ज्यादा समझ में आएगा तो मैं दिखा देती हूँ। देखो ये रहा, ये कह रहा है, इसमें ये क्या समझा रहा है, जरा ध्यान से देखो गौर से। ये कह रहा है कि जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं, ठीक है, जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उस समय क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ रही है, वृद्धि। वहीं जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। क्यों आती है, क्योंकि आकार बढ़ेगा तब तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, आसानी से रिलीज हो जाएगा, राइट। ये रहा आकार में वृद्धि तो ऊर्जा कम, वहीं पर आकार यदि कम है तो आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। फटाफट उतारेंगे, जल्दी से उतारेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब इसके अंदर इस इफेक्ट को मैं एक बार हटाऊं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है मैं जरा समझा देती हूँ। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव होता है जब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण और बाह्यतम कोश और नाभिक के मध्य आकर्षण जब होता है। ये तो है आकर्षण और ये है प्रतिकर्षण, ठीक है। तो इस आकर्षण को ये प्रतिकर्षण क्या कर देता है, कम कर देता है, और इसी कम करने की प्रक्रिया को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण जब बाह्यतम और आंतरिक कोश के प्रतिकर्षण द्वारा कम हो जाता है तो उसे हम स्क्रीनिंग प्रभाव कहते हैं, और उससे आकार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्लियर? इससे आकार में वृद्धि का कॉन्सेप्ट जो है वो डी ब्लॉक में लगता है, वो मैं अलग से समझाऊंगी, यहाँ पर आपको यही चीज समझ में आनी है। ओके ओके, चलिए जल्दी फटाफट चलते हैं अब आगे। अब आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉन क्या एंथैल्पी में क्या, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, जरा ध्यान देना। कोई भी परमाणु है,
ठीक है, बिल्कुल है। इस परमाणु के बाह्यतम कोश में आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना। गेन का मतलब ग्रहण करना ही तो है। इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को जब ऐड ऑन किया जा रहा है, तो ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है बेटा? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो क्या हमेशा ही होगा? आपने 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, क्या सब में उत्सर्जन ही होगा? या फिर आपको इलेक्ट्रॉन जब जोड़ना पड़ रहा है तो ऊर्जा सामने से देनी पड़ेगी? क्या होगा, क्या और कब? तो इसी को डिस्कस करना है। तो जल्दी से फटाफट देखते हैं। जल्दी से ये किया, इसको इरेज। अब इसकी परिभाषा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वह ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन को एक पृथक गैसीय परमाणु में जोड़ा जाता है। ठीक है, अभी समझा दिया। नकारात्मक आयन में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रक्रिया को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। एक उदासीन परमाणु आपके समक्ष है, एक इलेक्ट्रॉन दिया माइनस चार्ज, और इसने क्या कर ली? ऊर्जा को क्या किया? इसने उत्सर्जित किया, ऊर्जा का उत्सर्जन किया। अवशोषण नहीं, उत्सर्जन किया। ओके, बात समझ में आई या नहीं? जल्दी बताओ। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि अधिकांश तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करना नकारात्मक है। उदाहरण के लिए हेलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन लाभ बहुत अधिक नकारात्मक है, क्योंकि वे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके निकटतम गैस का, यानी अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। यानी यूं कहूं कि आपके पास क्लोरीन Cl है और ये क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? थोड़ी सी ऊर्जा को उत्सर्जित, थोड़ी सी ऊर्जा का उत्सर्जन करते ही तुरंत क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करना, क्योंकि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके वो इस विन्यास को बाद इलेक्ट्रॉन लाभ बहुत अधिक नकारात्मक है। बात समझ में आए? यानी कि माइनस चार्ज जो है वो अधिक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है। चलो, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो अब ये कह रहा है, आगे कह रहा है कि विपरीत कोई महान गैसों में बड़े सकारात्मक इलेक्ट्रॉन लाभ होते हैं, क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अगले उच्च प्रिंसिपल क्वांटम ऊर्जा के स्तर पर रखना पड़ता है, जिससे अत्यधिक अस्थिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। जैसे अपने पास क्या है? अगर अपने पास में एक नियोन है, ठीक है, अब इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इसलिए आप ये ऊर्जा का उत्सर्जन करने की बजाय आपको इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी, राइट? या यूं भी कह सकते हैं, यदि किसी का अष्टक पूर्ण हो, क्या हो बेटा? किसी का अष्टक पूर्ण हो और फिर आप उसको इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हैं उसमें, तो उस समय आपको ऊर्जा उत्सर्जन के बजाय इनको ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी? आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, अतिरिक्त ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, इसलिए वो ज़्यादा लाभकारी नहीं होती है। इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अस्थिर हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं अपन इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित आयनों की त्रिज्या का सही क्रम बताओ। जल्दी बताओ, ABCD में से कौन सा आंसर सही है? मैं 4 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चारों के आंसर फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। पहले का आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि सही आंसर अगली क्लास में बताऊंगी जब मैं आऊंगी। पहले इनका आंसर आप चेक करो, क्योंकि मैंने तो भी बता दिया है ना आपको किस तरह निकालना है। यह आपके लिए क्वेश्चन है, किसका सही क्रम होगा, जल्दी बताना। ठीक है, ले लिया? फटाफट 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 बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ABCD में से आंसर जल्दी क्लिक करो। मैं नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर दूंगी, अभी नहीं, क्योंकि ये सब मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है। सेकंड, धनायनों की त्रिज्या का सही क्रम बताओ।
धनायन जितना ज्यादा उसकी त्रिज्या उतनी ही कम, ये हिंट है। ओके, फटाफट बताओ ए बी सी डी में से कौन सा है। इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं आज कह रही हूँ आपके एग्जाम में एग्जिट मिलेगा, जैसा होना चाहिए। उतार लिया। थर्ड, निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है? किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी? बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। जल्दी बताओ जल्दी, इसका आंसर बहुत इजी है, बहुत। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, जिसका पूर्ण पूरित है, अर्धपूरित है, उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा, और जो वैसे ही उनकी ऊर्जा कम। ओके, राइट। चलो, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से? ये तो सबको ही पता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल्दी 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 फटाफट इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, तभी मैं अगले क्लास में बता पाऊंगी आंसर, वरना नहीं बताऊंगी। ये आपकी ड्यूटी है, योर ऑन ड्यूटी बेटा, आपका खुद का भी कोई फर्ज है। इसीलिए मैं क्वेश्चन के आंसर एक के भी नहीं बता रही हूँ, आपको ये करना है। ओके, अगर आप मुझे पूछ लोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, वरना नहीं। चलो आगे। ओके, तो ये तो हुए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। इनके आंसर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं, और समझना है तो मुझे कमेंट में लिख के भेज देना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब करके बता दूंगी। ओके, तब तक, जब तक मैं अगली क्लास में आती हूँ, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। लेकिन एक बात याद रखो कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। ओके, चलो जी, थैंक यू।